अब हम एवरेज स्टूडेंट्स की बात करने लगे हैं। इनका IQ लेवल जो है 85 टू 115 है। ये एक स्टैंडर्ड है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना हुआ है कि ये कितनी को वैल्यू इसमें एक एवरेज स्टूडेंट की आ सकती है। स्टैंडर्डाइज है जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये पूरी आबादी का 50 से 75% हिस्सा होते हैं, यानी वही जो 90% है उसका 50 टू 75% पोर्शन इन्हीं पर मुश्तमिल होता है। यही वजह है कि आपको क्लास में पोजीशन लेने वाले बच्चे तो 2, 3, 4 नजर आते हैं और फेल होने वाले बच्चे भी 2, 3, 4 नजर आते हैं और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है ना, कुछ थोड़े अच्छे नंबर लेकर, कुछ थोड़े और कम नंबर लेकर, कुछ थोड़े और कम लेकर, ताहम वो पास हो जाते हैं, पास की कैटेगरी में आते हैं और बड़ी आसानी से वो एक क्लास में दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी क्लास में वो जाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी जो अब पॉपुलेशन है वो 50 टू 75% तक होती है। तो 90% में, यानी आपकी क्लास में भी आप समझ लीजिए कि 75% तक बच्चे इसी तरह के हैं। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि जाहिर है जमहूरियत का जमाना है, जो किताबें भी लिखी जाती हैं वो इन्हीं बच्चों के लिए लिखी जाती है। आप इमेजिन कर रहे हैं, जो किताबें भी लिखी जाती हैं वो इन्हीं बच्चों के लिए होती है। और हैरानगी की बात यह है कि पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम भी इन्हीं बच्चों के लिए होता है। पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम भी इन्हीं बच्चों के लिए होता है कि इन्हीं को वो देख रहे होते हैं कि इन्होंने फेल होना है तो पास होना है। और फिर आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को देखें, ये 33% मार्क्स वाला पास होगा, यानी इन्हीं बच्चों का ख्याल करते हुए इतना लोएस्ट परसेंटेज रख दी जाती है कि ये एवरेज स्टूडेंट जो है एक थोड़ा सा बिलो एवरेज होगा, एक थोड़ा सा अबव एवरेज होगा और एक एवरेज होंगे, ये सारे मिलके जो है ना ये पास हो जाएंगे। तो हर बोर्ड की, हर एग्जामिनेशन सिस्टम की यही कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास करके अगली क्लास में भेज दिया जाए। लिहाजा किताबें भी इनके मुताबिक डिजाइन की जाती हैं, क्वेश्चन पेपर भी इनके मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इंटेलिजेंट बच्चों को सामने रखते तो वो क्वेश्चन पेपर इस तरह का ना होता। आपको पता है कितनी जल्दी वो बच्चा पेपर सॉल्व कर लेता है? वो इसका मतलब है ये पेपर उसके लिए नहीं था। आपने 2.5 घंटे का पेपर था, उसने 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया। अब तो खैर एक दौड़ ही लगा हो गई है ना, अब तो दौड़ बन गई है मार्क्स लेने की। अब प्रेजेंटेशन बनानी है, हेडिंग्स देनी है, हाशिए लगाने हैं, हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत करनी है। अब हमने उस एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में भी ये बात डाल दी हुई है कि तुमने मार्क्स अच्छे कैसे लेने हैं, लेकिन नॉलेज वही होता है उसके पास जिसको वो 2.5 घंटे के पेपर को, ठीक है ना, वो 1 घंटे में सॉल्व कर ले, 1.5 घंटे में सॉल्व कर ले, 2 घंटे में सॉल्व कर ले। लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है उसके लिए वो पेपर ही नहीं है। अगर वो सॉल्व करना चाहे तो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में वो पूरा पेपर सॉल्व करके दे देगा। लेकिन चूंकि अब दौड़ किस चीज की, या मार्क्स की, तो वो क्या करेगा, वो फिर उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत बनाएगा। फिर वो क्या करेगा कि पेपर पूरे का पूरा सॉल्व करने के बाद वो फिर उसको रीड करेगा, दोबारा चेक करेगा, कहीं कोई हिज्जे की गलती रह गई है, कोई नुक्ते की गलती रह गई है तो उसको भी वो क्लियर करेगा। ठीक है, और एंड तक जो है वो टाइम यूज करके फिर पेपर पकड़ाएगा। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि जरा जल्दी से पेपर सॉल्व करो, जैसे अमूमन स्कूलों में बच्चा करता है कि यहाँ पे मेरा कौन सा बोर्ड का एग्जाम है, तो वो 2.5 घंटे का पेपर घंटे में, 1.25 घंटे में करके दे देता। इसका मतलब है ये पेपर उसके लिए नहीं था। अगर उसके लिए होता तो उसको 2.5 घंटे लगते पेपर सॉल्व करने। अब दूसरी बात, एक तो वो बच्चे जो घंटे में सॉल्व कर देंगे 2.5 घंटे का पेपर, एक वो बच्चे जो 2.5 घंटे पूरे ही लगाएंगे। ठीक है, और एक वो बच्चे होंगे कि उनको 2.5 घंटे और भी दे दें, उनका पेपर खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है ये पेपर उनके लिए भी नहीं था, ये इम्तिहानी निजाम, ये एजुकेशनल सिस्टम उनके लिए भी नहीं था। ये सिर्फ किसको फोकस किया गया है, एवरेज स्टूडेंट्स।
डू यू अंडरस्टैंड? बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये एवरेज स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। अगर आपकी टीचिंग अच्छी है, अगर आपका ट्रांसफर ऑफ नॉलेज जो है उसका मेथड बिल्कुल ठीक है, अगर आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, आप स्टूडेंट्स को स्टूडेंट समझते हैं और आप समझते हैं कि मैं तो मुरब्बी हूं, मैं तो इसका हमदर्द हूं, ठीक है ना, मैं तो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, मैं तो इसकी केयर करने वाला हूं, मैं तो एक ऐसा माली हूं, एक ऐसा माली हूं जो बाग में जो पौधे और फूल हैं उनकी हिफाजत करने वाला हूं। अगर कोई जड़ी बूटी उनके करीब उगेगी तो उसको उखाड़ फेंकूंगा। यानी वो थ्योरी क्या था? क्या टीचर मस्ट बी लाइक अ गार्डनर, कि टीचर को एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह होना चाहिए। एंड द स्कूल मस्ट बी लाइक अ गार्डन, और स्कूल जो है वो एक बाग की तरह हो। एंड द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन मस्ट बी द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन बच्चे जो है ना वो बाग के फूल होने चाहिए। तो जिस तरह बाग के फूलों की माली हिफाजत करता है उस तरह का टीचर हो जाएगा, वो माली बन जाएगा, तो फिर तो ये बच्चे प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बच्चे बेहतरीन स्टडीज करेंगे, अच्छे इम्तहान देंगे और नुमाया पोजीशनों के साथ कामयाबियां हासिल करेंगे, ठीक है। लगा ये भी हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, अगली किस्म। अभी तक जो हमने किया, अभी तक जो हमने किया है उसमें हमने जो गिनवाया है कि एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि जिस कैटेगरी को हम काउंट कर रहे हैं वो तो स्कूलों में अमूमन पाई नहीं जाती, ठीक है। वो तो मैंने ये भी कहा था पिछली दफा कि शायद किसी मुल्क में एक भी ना हो, किसी एक मुल्क में एक भी ना हो, और अगर कहीं है तो छुपा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी कैटेगरी की हमने बात की थी इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, जो हर क्लास में पाए जाए, और तीसरी कैटेगरी आ गई है एवरेज स्टूडेंट्स। अब आइए आगे, ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये हमारी वो 90% पॉपुलेशन का राउंड अबाउट 5% होता है, और इसका जो आईक्यू लेवल है वो देखें, वो एवरेज स्टूडेंट्स वाला ही है। आईक्यू लेवल जहानत जो है वो नॉर्मल होती है जैसे एवरेज स्टूडेंट्स की है, जबकि एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करते। एवरेज स्टूडेंट्स तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करते, ना स्टडीज में, ना डिसिप्लिन में, ना और मामला में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला ये स्टूडेंट हो, ये है जिससे आप भी घबराई हुई है और इसकी मां भी घबराई हुई है, पूरे घर वाले घबराए हुए। होगा क्या? खानदान के नाम पर ये एक बदनुमा धब्बा है, घर के अफराद ये समझ रहे होते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, पहले मैं इसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाता हूं। ये बच्चे कुछ ऐसी पोजीशंस में नजर आएंगे क्लास, ये देखिए क्लास का माहौल है, क्लास के माहौल में वो दौड़ रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे गिर रहे हैं। दूसरी ये पोजीशन, क्लास पूरी जो है ना वो अटेंटिव है, टीचर का लेसन सुन रही है, और ये बच्ची जो है ना इसकी कंसंट्रेशन, इसकी तवज्जो क्लास में है ही। ये जो बच्चे हैं इनकी पहचान क्या होगी? ठीक है, ज्यादातर जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है वो यही होंगे, ज्यादातर जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है वो यही होंगे। अब ये चोर है नहीं, ये बात कंफर्म है, मैंने इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया इल्जाम, ये चोर नहीं होते। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस दुनिया में आके पैदा नहीं होती, ये जीन्स विरासत में मौजूद होती हैं, बस इनको एक्टिवेट होने के लिए माहौल चाहिए होता। जैसे याद रख लें, बाय नेचर दुनिया की हर औरत में वहम की जीन्स होती है,
वहम, वहम समझते हैं ना, ऐसे वहम करना। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मगरब की औरत इतनी वहमी नहीं है जितनी जो है एशिया की औरत वहमी है। ठीक है, क्योंकि वहम की जीन्स को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए है माहौल। माहौल में क्या हो? झूठ, फ्रॉड, धोखा, बदएतमादी, ये चीजें चाहिए। ये चीजें निस्बतन मगरब के माहौल में कम होगी। वहां पर जो वादा किया जाता है उसको वफा भी किया जाता है। आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, आपको यहां पर कपड़ा खरीदने के लिए, कोई सूट खरीदने के लिए कितनी दुकानें फिरनी पड़ती हैं। रेट एक सेपरेट चीज है। आप इतनी दुकानें फिरते हैं, फिर वो जो आप पसंद कर लेते हैं उसको आगे पीछे से देखते हैं कहीं कोई मसला ना हो। क्या मतलब इसका? आपको इत्मीनान नहीं है। आपको पता है कि दुकानदार और इवन कंपनियों वाले जो ये बनाकर बेचते हैं वो कंडम माल भी पैक करके बेच देते हैं। हत्ता कि असूल क्या होता है पूरी दुनिया में, प्रोडक्शन जहां पर होती है उसकी बाकायदा चेकिंग होती है माल को मार्केट में बेचने से पहले, और जो चीजें खराब होती है उनको अलग करते जाते हैं। वहां पर कोई शॉपिंग के लिए जाएगा तो आपको पता है पैक चीजें होती हैं, ठीक है ना। यानी उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, उसने जस्ट तस्वीर में जो देख लिया, ठीक है ना, वही सब कुछ है, ऐसे पकड़ा लिया है। लेकिन यहां पर तस्वीर देखकर भी आपको जांचना और पड़ताल करनी पड़ती है उसकी। तो यहां पर हालात बड़े ही साजगार हैं उस वहम की जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए एशिया की हर औरत जो है वो बेचारी वहमी होती है। ये जो बात जो मैंने एलैबोरेट की है कि ये बीमारी जो है ये भी जीन्स की शक्ल में किसी के अंदर होगी तो तभी इसको होगी, लेकिन इसको भी एक्टिवेट होने के लिए वो हालात और इस तरह का मामला चाहिए। इसके लिए हालात कौन से होते हैं याद रख लीजिएगा। गुर्बत, मार कुटाई। अब मार कुटाई अगर उस बच्चे के साथ ही ना हुई, उसके घर में हो रही है, उसकी मां को मारा जा रहा है, चाहे वो सास मार रही है या उसका वालिद मार रहा है, ये जीन्स ऐसे शोले की तरह एक्टिवेट होंगे। खाना पूरा ना मिलना, ग़िज़ा पूरी ना मिलनी, गुर्बत की वजह से ये जीन्स एक्टिव होंगी। इसलिए अमूमन आप देखेंगे कि शायद इस तरह की बीमारी ज्यादातर उन घरानों में होगी जिनके हालात साजगार नहीं है, फैमिली सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है, खुदा ना खास्ता मां तलाक याफ्ता है, सेपरेशन हो चुकी हुई है। इस तरह के हालात इन जीन्स को एक्टिवेट करेंगे अगर उसके अंदर मौजूद है, वगरना नहीं, वगरना तो और मामला है, लेकिन ये जीन्स एक्टिवेट होंगी तब। अच्छा, अब क्या है कि इसमें ADHD बच्चे जो हैं, अगर मैं इनकी 3 किस्में बताऊं तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। एक वो बच्चे होंगे जिनकी हरकतों सकनात जो हैं वो बड़ी ही जो है वो जारहाना किस्म की होंगी, एक जगह पर टिक कर बैठ ही नहीं सकेंगे। आप लाख कोशिश कर लें इस बच्चे को कि तुम्हारी ये सीट है, तुमने इसमें बैठना, वहां से उठेगा जाएगा किसी और जगह। आपकी मौजूदगी जो ही आपकी कंसंट्रेशन, आपने क्लास में पढ़ाना है, खुद नहीं देखते रहना, आपकी तवज्जो किसी तरफ हुई नहीं, उसने अपनी कार्रवाई डाल दी। इसलिए कि ये वो जानबूझ के नहीं करता, ये उसकी नेचर में शामिल है। तो बात वही है कि उसकी नेचर में शामिल है, वो मजबूर है बेचारा, क्या करे। दूसरी किस्म कंसंट्रेशन नहीं है, यानी शायद हो सकता है कि इस हाल में भी चंद लोग ऐसे मौजूद हों कि बावजूद कि इतनी चाशनी पैदा की गई कि विजुअल भी आपको दिखाए जा रहे हैं और बातों को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर भी कोई घर में बैठा हुआ है, ठीक है ना,
यानी ज़हनी तौर पर कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हो सकता है कि 10 मिनट कंसंट्रेट कर लिया, आगे नहीं। तो दूसरी किस्म यह है इनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, मजबूरी है इनकी। ये एक सीन से दूसरे सीन में बड़ी तेजी से मूव कर जाते हैं और इनको खुद भी पता नहीं चलता। और तीसरी किस्म ये है जो ज्यादा खतरनाक है कि उसमें ये दोनों ही खसीयतें हों, ये दोनों ही चीजें उसमें मौजूद हों। यानी वो हाइपर एक्टिव भी हो और उसके साथ अटेंशन डेफिसिट भी हो, तवज्जो भी नहीं किसी जगह पे रख सकता, और हरकत और सकनात में जो है वो बहुत ज्यादा जारहाना रवैया, ये ज्यादा खतरनाक किस्म हो। ठीक है। अच्छा, अब जो बात मैंने की थी कि जिसके ऊपर, जिन बच्चों के ऊपर ज्यादातर चोरी के इल्जाम लगते हैं ये वही बच्चे होंगे, लेकिन मैंने साथ ही कहा कि ये चोर नहीं होते, ये चोर नहीं होते। कैसे? उस बच्चे ने जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, उसको अपने सामने वाले दोस्त को जो काम कर रहा था या साथ वाला दोस्त जो काम कर रहा था, उसका पेन बड़ा खूबसूरत लगा और उसने ऐसे रखा हुआ था। इस बच्चे ने उठाया, ये जो जिसकी कंसंट्रेशन नहीं है, इस वक्त लेक्चर की तरफ नहीं पेन की तरफ है, तो उसने पेन पकड़ा, उसको देखा, हो सकता है एक दो चीजें उससे लिख कर भी देखी हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम थी, उसकी तवज्जो जो है, उसकी जो तवज्जो है वो इस पेन से हट गई और अब वो पहुंचा हुआ किसी और जगह पर, तवज्जो हट गई, पेन गिर पड़ा। ठीक है ना। नीचे ही उसका बैग था, सीधा उसी में गया, ज़ाहिर जिधर बैठा हुआ था उधर, या हो सकता है उसकी झोली में पड़ा हो, या हो सकता है उसने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हो, लेकिन भूल गया। ठीक है। अब साथ वाले बच्चे ने शिकायत की, टीचर मेरा पेन चोरी हो गया। अब टीचर ने कहा जी भाई देखें, अगर किसी बच्चे के पास है तो इसको दे दे, नहीं तो मैं बैग्स की तलाशी लूंगी। तो ये बच्चा जो है ना वो सबसे पहले कहेगा अमूमन, टीचर मेरे बैग की तलाशी ले ले, मैंने नहीं लिया। उसे पता ही नहीं कि पेन मेरे बैग में गिर गया हुआ था। ठीक है ना। इसलिए कि उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं थी, वो आखिरी लम्हे भूल गया कि पेन मैंने रखा कहां पर था, हाथ से निकला बैग में गिर गया। और हुआ वहीं कि जब तलाशी ली गई तो उस बच्चे के बैग में से पेन निकल आया। अब वो ठहरा चोर सारी जिंदगी के लिए, सारी जिंदगी के लिए वो चोर ठहरा कि उस क्लास के जितने स्टूडेंट थे और वो टीचर और इंतजामिया और प्रिंसिपल जिनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्होंने तो कहना है कि ये बच्चा चोर है, लेकिन वो चोर नहीं था। अब उसे खूब मारा भी गया। वो बार बार कहता है टीचर मैंने चोरी नहीं की, टीचर मैंने चोरी नहीं की, और हालात और वाकयात बता रहे हैं कि चोरी यही है, जिसके बैग में से पेन निकला वही चोर होगा ना। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे की समझ नहीं है तो उससे इस तरह की गलतियां होती रहेंगी। ये आज नहीं, 2 4 5 दिन के बाद हो सकता है किसी की किताब उसने चोरी की हो, आप कहेंगे चोरी की है, लेकिन वो कभी भी नहीं मानेगा। और फिर उसको पता क्या कहा जाएगा, याद है ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, बड़ा पक्का चोर, मानता नहीं है, यानी मारा भी है लेकिन मानता नहीं है। ठीक है। लिहाजा ऐसे बच्चे को जो है वो पहचानिए, वो चोर नहीं है। ठीक। उसके बाद इस बच्चे की एक और पहचान होगी, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि जो बच्चों को बहुत ज्यादा मारेगा वो यही बच्चा होगा। अब हैरानगी की बात है कि बहुत ज्यादा हालतों में ये मारता नहीं है, लेकिन इसे मारा जाता है। कैसी अजीब बात है, बहुत सारी हालतों में ये मारता नहीं है लेकिन इससे मारा जाता है। और वजह यह है कि इसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, जारहाना रवैया है, एनर्जी से भरा हुआ है। ठीक है ना।
तो ये क्या होगा, अगर उसने ये पेन पकड़ा हुआ है और टीचर ने कहा है जी हाँ जी जल्दी से आपने पेन तैयार कीजिए और ये जो मैं डिक्टेट करवाने लगी हूँ ये लिखिए, या जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको अपनी कॉपियों पे उतार लीजिए। तो इसमें चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है। जारहाना तो रवैया तभी होता है ना जब अंदर एनर्जी हो। तो ये हर काम जारहाना अंदाज में करता है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ये पेन जो खोलेगा ना अपना ऐसे खोलेगा, आम बच्चा ऐसे खोलेगा, लेकिन इसका खोलने का अंदाज क्या होगा, ये अब ये जब ऐसे होना है तो अगले 2-3 स्टूडेंट्स के ऊपर स्याही गिर गई ना। अब उन बच्चों ने शिकायत लगाई, टीचर इन्होंने इस बच्चे ने हमारे ऊपर स्याही गिरा दी, लो जी फिर उसे गलम मार पड़ रही। वो बार बार फिर यही कहेगा टीचर मैंने नहीं गिराई स्याही, उसे पता ही नहीं, या फिर वो ये कहेगा मैंने जानबूझ कर नहीं गिराई। समझने वाले को समझ ही नहीं आएगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि स्याही उसके ऊपर ऐसे गिरी है, वो उस स्टूडेंट तक गई है स्याही। जब तक ये जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा तब तक कैसे जा सकती। लेकिन वो अगर उसको समझे तो पता चले उसके अंदर कुदरत ने एनर्जी के बंडल्स रखे हुए हैं। वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसका हर काम जो है वो जारहाना होता है। पेन भी खोलेगा तो ऐसे, मुझे बाद में पूछिएगा फिर क्या इसका सॉल्यूशन होगा, वो आगे आ रहा है। लिहाजा बच्चों को ऊपर स्याही गिराने वाला, और कभी ऐसा होगा जब उसने ऐसे स्याही खोली, ऐसे पेन खोला है तो स्याही तो आगे वालों को गिरी है और साथ वाले के मुंह पे तमाचा भी लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इसने मेरे ऊपर स्याही गिराई है, और एक कह रहा होगा टीचर इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। वो बार बार यही कहेगा टीचर मैंने नहीं मारा, ठीक है। उसको बेसिकली कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा, ये गेम्स में, खेल में अगर मसरूफ होगा बच्चों के साथ तो ये बड़ी कोशिश करेगा पहले बारी लेने की। आपको ये करैक्टर मिलेंगे, बड़े लोगों में भी मिलेंगे, अगर कोई आउट नहीं भी है ना, और तू आउट है अब मेरी बारी है, क्योंकि ये फील्ड करने में उस तरह एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह बैटिंग में होगा, या कहेगा मेरी बारी है मैंने बॉलिंग करनी है। खेल में भी इसका मामला ये होगा, ये सबसे आगे जाएगा और ये इस तरह के एक्ट करेगा जारहाना किस्म के कि अपने लिए भी नुकसानदेह होंगे, दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होंगे, ठीक है। सो इसकी पहचान आपको समझ में आ गई। यहां तक क्लैरिटी है कि क्या आपकी क्लास में इस तरह के करैक्टर जो है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। तकरीबन इस तरह की 5% पॉपुलेशन देख लें, हर क्लास में हो सकता है 2-3 इस तरह के करैक्टर मौजूद हों। और अमूमन मैंने तो आज तक हर टीचर से यही सुना है, ठीक है, कि ये करैक्टर जो है ना इनमें हर क्लास में मौजूद होते हैं। और चूंकि एक वक्त में मैं खुद भी क्लास में डायरेक्ट पढ़ाया करता था, ठीक है, तो मैंने तो अमलन ये करैक्टर देखे हुए, और उस वक्त शुरू में तो समझ नहीं थी, ठीक है ना। और हम भी जो है वो पनिश किया करते थे, ठीक है, हम भी पनिश करते थे। लेकिन यह है कि बहरहाल जब आप सोचिए कि आखिर क्या वजह है, ये बच्चा मार भी खाता है, इस बच्चे को जो है वो तजलील भी की जाती है, घर में भी शिकायत भेजते हैं, पेरेंट्स भी आके समझाते हैं, प्रिंसिपल भी समझाता है, टीचर भी समझाता, बच्चा समझता नहीं है। तो फिर को थिंक ओवर करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तो फिर आपको जब आप थिंक करेंगे तो मामला आपकी समझ में आने शुरू हो जाए। अब चलिए जी आगे, ये मैं आपको बता रहा था कि इस तरह के इनके मामला होंगे। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 1, इन बच्चों का सॉल्यूशन क्या है, कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो हमने अप्लाई करनी है इन बच्चों के लिए। मैं आपको बताता चलूं, ये याद रखिएगा, ऐसे बच्चे जूं बड़े होते हैं तू इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल पाते जाते हैं। 4 में 3 में ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम बड़ी शदीद किस्म की होगी, लेकिन जूं वो बड़ा होगा, इवन यहाँ तक कि कॉलेज लेवल तक पहुंचते ये बहुत हद तक अपने ऊपर कंट्रोल पा लेगा। क्यों, मैच्योर होता जाएगा ना, अब एनर्जी को रास्ता देगा। एक बात और बताता चलो, बड़ी हैरान कुन है,
बड़ी हैरान कुन है। आपको दुनिया में जो तरक्की करने वाली जो शख्सियात है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में ये बच्चे होंगे। कैसी बात, यानी वजह क्या है? कुदरत ने इतनी ज्यादा एनर्जी दी हुई है, ये अपने काम को करते हुए कभी थकते ही नहीं, कभी थकते ही नहीं। लिहाजा जिस काम की तरफ फिर ये जुट गए और मैच्योर हो गए, समझ आ गई बात की वक्त के साथ साथ, तो फिर ये बड़े कामयाब ठहर गए। जूं जूं ये बड़ा होगा ये अपनी इन चीजों पे कंट्रोल पाता जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में अगर हम उनको स्पाइल ना कर दें, अगर हम इस हीरे को पहचान ही ना पाए और हम उसको मसल कर जो है वो शीशा समझकर कहीं तोड़ कर फेंक, ये तोड़ नहीं है ना, उसको मारना, उसको चोर कहना, उसकी प्रॉब्लम्स को ना समझना, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप ना करना, ये क्या है? ये उसको स्पाइल कर रहे हैं। जब स्पाइल कर दिया फिर बेचारे ने, वो तो किसी जिंदगी खराब हो गई उसकी, तो फिर जिंदगी ही खराब हो गई। अगर स्पाइल नहीं किया, इसको समझकर बर्दाश्त करते रहे, ठीक है ना, और इसको परवान चढ़ाते रहे, तो क्योंकि इसने अपनी प्रॉब्लम्स पर खुद से ही कंट्रोल पाना है, प्लस जब आपकी तरफ से उसको ट्रेन किया जाएगा तो वो मजीद निखरेगा और फिर देखिए वो जिंदगी में कितना कामयाब शख्स बनता है। ठीक है। ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ रूल्स डिजाइन करने पड़े। बेसिकली वो रूल्स होंगे इसी बच्चे के लिए, इसलिए कि एवरेज बच्चे तो तकरीबन हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं क्रिएट करते, लेकिन हम सिर्फ इसके लिए रूल्स नहीं बनाएंगे, ये रूल्स सब के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चे अगर गाली देते हैं, बच्चों को मारते हैं, मारने की वजह होगी ना, अगर इसने मारा है तो वो वजह भी होगी, वो बताएगा कि टीचर इसने जो है ना मुझे छेड़ा था, इसने मेरा नाम जो है वो बिगाड़ा था, ठीक है, ये मुझे मेरी चेयर पर बैठने के लिए इजाजत नहीं दे रहा था, कह रहा था मैंने तुझे अपने साथ नहीं बिठाना। वो क्यों बिठाए? वो तंग है, सारा दिन तो उसको मारता है, कभी पेंसिलें चबोता है, कभी कुछ करेगा, तो बच्चा ये कहेगा ना मैंने से यहाँ में नहीं बिठाना, तो ये फिर उसको मारेगा। आप रूल डिजाइन करेंगे, जब आपको शिकायत आई और वो रूल आप अपने ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर चस्पा करें। कोई बच्चा किसी दूसरे को गाली नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 2, कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने एक्सक्यूज तो देने हैं, टीचर इसने पहले मुझे गाली दी थी इसलिए मैंने दी है, लिहाजा कहा चाहे कुछ भी हो जाए। टीचर पहले इसने मारा था फिर मैंने मारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर सूरत में ये जो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं ये आप अपने टीचर को बताएं तो टीचर उसको सॉल्व करे। जब उस रूल्स में आप इसको डिजाइन कर लेंगे। अच्छा, इसकी एक और प्रॉब्लम होती है, ये क्लास से बाहर भी चला जाता बगैर पूछे। जब इसको कोई होता ना मैंने पानी पीना है, ठीक है ना, या मैंने वॉशरूम में जाना है, तो हो सकता है कि आप मसरूफ हैं, इसने सहमत नहीं किया आपसे पूछने, क्लास से निकल गया, ऐसी वर्स्ट कंडीशन भी होती है। तो फिर रूल में एक चीज आ जाएगी, कोई बच्चा बगैर इजाजत क्लास से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। सो इस जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी याद रख लीजिए, जुबानी रूल्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है, इनको तहरीरन लिखना पड़ेगा। एक चार्ट बनाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वो आप एक चार्ट की शक्ल में अपने व्हाइट बोर्ड के साथ चस्पा कर दें। इसके बावजूद जब कोई बच्चा करेगा
तो फिर उसको कहेंगे कि आपने रूल नंबर 5 डेविएट किया है। रूल नंबर 5 जो है उसके ऊपर आपने अमल नहीं किया। जब आपको कहा गया था कि बगैर इजाजत, बगैर क्लास पास लिए आपने क्लास से बाहर नहीं जाना, आप कैसे गए? क्या आपने ये रूल जो है इसको डेविएट किया कि नहीं किया? उस बच्चे से पूछे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको थप्पड़ मार दें, आपने उसको एहसास दिलाना है कि ये देखो तुमने ये रूल तोड़ा है, आइंदा करोगे ऐसे? नहीं टीचर, आइंदा नहीं करूंगा। आप उसकी चेयर लगाए उसके सामने, ये सारे रूल अच्छी तरह पढ़ लो, आइंदा से इसमें से किसी को तुमने नहीं तोड़ना। और ये सारे रूल जो हैं क्लास टू क्लास बाज़ हालतों में डिफर भी हो सकते हैं। इस क्लास में कोई मखसूस प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम उस चार्ट पर एक अलग ही हो, एक अलग ही रूल डिजाइन किया गया हो, ठीक है। मसलन आपको बिलफर्ज प्रॉब्लम है, जैसे मुझे पिछली वर्कशॉप में भी ये बात कही गई कि कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाने नहीं देते, वो दरमियान में कुछ चुटकुला छोड़ते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे सारे हंसे। तो मैंने कहा था ये एक करैक्टर मौजूद है, ये आपको बड़ों में भी नजर आएगा कि महफिल में बैठे हुए बात कोई हो रही है, दरमियान में वो कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप रूल डिजाइन कर लीजिए कि दुराने लेक्चर टीचर की इजाजत के बगैर कोई एक लफ्ज भी बोल नहीं सकता। अगर आपने क्वेश्चन करना है तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप टीचर के सामने शो हैंड करेंगे। टीचर उस वक्त फील करेगा कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं पहले उसको पूरा कर लूं, फिर उसको कहेगा हाँ बेटा आप करो क्या क्वेश्चन, क्या बात है। अगर आप ये रूल डिजाइन कर लें और वो बच्चा दोबारा उस रूल को तोड़े तो फिर उसकी सरजनिश होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मारने से नहीं, समझाने से। एक दफा समझाएं और माफ कर दें, दूसरी दफा समझाएं और माफ कर दें, तीसरी दफा समझाएं और माफ कर दें। क्योंकि अगर आप में माफ करने की आदत नहीं है तो याद रख लें रोजे आखिरत सब लोग माफी के तलबगार होंगे। तो अगर आज आप बच्चों को माफ नहीं कर रहे और उनको खूब फेंटा लगा रहे हैं तो कभी उनकी जुबान से आपके लिए दुआ नहीं निकलेगी, अच्छे कलमात नहीं निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्चा बार बार कर रहा है तो फिर उसका अगला मरहला, उसको अब सर्जनिश करना, उसको हेड के पास लेकर जाना, उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाना और फिर उसके बाद उसको जुर्माना भी करना। फिर भी नहीं हो रहा, फिर घर वालों को दरमियान में इन्वॉल्व करना। याद रख ले, मेरा ईमान ये है कि हर टीचर अपनी क्लास में एक साजगार माहौल बना सकता है अगर वो बनाना चाहे, अगर वो पेन लेना चाहे, ठीक है ना। एक घर को अगर आप साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो आपकी एवरी टाइम नजर होती है यहाँ पे गंद ना पड़े, अगर कोई चीज गिरी है फौरन उठा के डस्टबिन में डालें, ठीक है ना। तो जब नीयत होगी कि मैं जहां पर हूं, जिस क्लास में मौजूद हूं, मैं वहां पर हालात साजगार बना के रखूंगा ताकि रिसेप्टिव माइंड्स वाले लोग वहां पर बैठे हुए हों। और जिसको नहीं कुछ समझ आ रही, जैसे आगे आएगा अगली किस्मों में, वो भी मुअद्दब होकर बैठा हुआ आपको तंग ना कर रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा पहला काम है डिजाइन सम रूल्स, ठीक है। ये हर क्लास में बनने हैं। रूल्स जुबानी नहीं होंगे, ये इन रिटर्न होंगे। अगर जुबानी की कोई अफादियत होती तो कुरान सीना ब सीना चला हुआ आ रहा है
लेकिन अल्लाह ने इसको इन रिटन फॉर्म सबसे पहले लोहे कलम पे उतारा। उस कलम से इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। ठीक है ना, कलम हमारा जो पेन एजुकेशन है बेसिकली इसी से मुतासर होकर नाम रखा गया कि कलम के जरिए से अल्लाह ने इल्म सिखाया। तो ये तहरीर आपने लिखनी है बड़ी खूबसूरत करके एक चार्ट के ऊपर तो लगा दीजिए। अगर वो कवानीन वहां पर जो है वो पूरा चार्ट फिलअप हो जाता है, फिर एक दूसरा चार्ट, तो आपने वो रूल्स डिजाइन करने हैं। शुरू में हो सकता है आप सिर्फ 5 ही लिखें, और इन रूल्स में याद रख लीजिए डिजाइन करते वक्त दुनिया जमहूरियत की मारी हुई है, इसलिए जो है ना जमहूरी अंदाज में बच्चों से रूल बनाने, एक ड्रामाई अंदाज में एक सीन क्रिएट करके। आज एक प्रॉब्लम हुई, वैसे जैसे बता रहा हूं, दो बच्चे आपस में लड़ पड़े और एक ने उसको बहुत ज्यादा मारा। ठीक है, अब इसके ऊपर अब रूल डिजाइन करने लगे हैं। तो जाहिर है पहले आप कहेंगे देखे कितना बुरा हुआ, ये बच्चा जख्मी हुआ, इसको चोट लगी, इसका खून निकला। ठीक है ना, तो वजह क्या थी? इसने पहले उसको माँ की गाली दी थी या इसने जो है वो उसको धक्का दिया था। तो फिर रूल डिजाइन हुआ कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को कतन मारेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हर सूरत में शिकायत किसको करेगा? टीचर। फिर होता ना कहां, इसने मुझे गाली दी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी इस्लामी तालीमात से चीजें कोड करें, इस्लामी तालीमात से चीजें कोड करें कि जब कोई शख्स किसी दूसरे को गाली दे रहा होता है तो इस्लाम यह कहता है कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो उसके हिस्से की गालियां उसको वापस भेज रहा होता है। जो वो निकाल रहा है वो उसको वापस उसके मुंह पे मारी जा रही होती है। और वाकया है कि एक काफिर मुशरिक जो था वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, उसको उनको देखा और वहां पर खड़े जो हैं वो देख रहे हैं और हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। और जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको तैश आया, ज़ाहिर है अरबुल नस्ल थे, तैश तो आना ही आना था, उन्होंने भी आगे से उन्हें गाली दे दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ाहिर है दोस्त हैं, सारी जिंदगी का साथ है, तो बात समझ गए, उस सीन से हटे और आपके पीछे लगे। पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मुझे गालियां दे रहा था तो आप वहां पर मौजूद थे, और जब मैंने उसको जवाब दिया तो आप वहां से चल पड़े। उन्होंने कहा, मैं उस फरिश्ते को देख रहा था जो उस वक्त तुम्हारी साइड से ये सारी लानतें उसके ऊपर भेज रहा था। जो ही आपने उसका जवाब दिया वो फरिश्ता वहां से चला गया और मैं भी चला गया। तो मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये है बच्चों में हौसला और बर्दाश्त पैदा करने के लिए आपने मोटिवेशन की, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगी तो फिर उस वक्त हम फिर एक रूल डिजाइन करेंगे। ये सारा सीन प्लॉट करने के बाद क्या ही अच्छा हो, अगर पहले तो किसी ने गाली देनी नहीं, अगर को देगा गाली तो फिर क्या होगा? टीचर को शिकायत आएगी, टीचर उसकी सर्जरिश करेगी, उसको फाइन भी करेगी, उसके घर में भी इतला मिल जाएगी, प्रिंसिपल को भी बताएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आपने किसी भी सूरत में गाली नहीं देनी, क्योंकि आपकी तरफ से एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर कर देगा जो ये सारी लानतें वो भेज रहा है, ये वापस पलट के उसी की तरफ जा रही है। जैसे एक और हदीस है कि जो किसी को गाली देता है माँ की बाप की, दरअसल वो अपने ही माँ बाप को गाली दे रहा है। तो फिर जब ये तालीमात हमारे पास मौजूद हैं, जब तक हम बच्चों को बताएंगे नहीं, बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे? तो ये हमने मोटिवेट करना, एक रूल डिजाइन कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सॉल्यूशन ऐसे बच्चों, आइसोलेशन। इन बच्चों को
बाज़ शदीद हालात में क्लास के सिस्टम और डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए इनको आइसोलेट कर देते हैं, इनको दूसरे बच्चों से जरा दूर कर देते हैं, तन्हाई में कर देते हैं। कैसे? अब ये सारी क्लास है, ठीक है, तो मुझे एक स्टूडेंट से बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं एक चेयर आगे लगा दूं सारे बच्चों के आगे। बेटा आप यहां पर बैठो, अब मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है। आ जाओ इधर। आपको पता चल रहा है कि ये तंग कर रही है, उसकी कुछ शिकायत आई, तो आइसोलेट कर देना। कम से कम जब तक आप पीरियड पढ़ा रहे हैं उस पीरियड के दौरान, ठीक है ना, वो बच्चा क्या करेगा जब आपने उसको आइसोलेट कर दिया, टीचर भी मौजूद है और एक अलग चेयर पर आके बैठा दिया है, अब क्या करेगा वो? क्लास का माहौल साजगार होगा। एक और तंग करने वाला उसको इधर बैठा दे, एक और तंग करने वाला उसको इधर बैठा दे, तो 3 4 5 स्टूडेंट तो आप आइसोलेट करके क्लास में ही आगे बैठा सकते हैं। या क्लास का साइज बड़ा है तो बैक साइड पे बैठा सकते हैं, लेकिन बैक साइड पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी तवज्जो इतनी नहीं जाएगी तो वो शायद बैक साइड पर बैठ के भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। ठीक है, तो आइसोलेशन। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी। याद रख लें, ये जो बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा, इनमें एनर्जी के बंडल्स मौजूद है, कुदरत ने दी हुई है, बहुत ज्यादा तवानाई, जोश, जज्बा, ठीक है। तो वो जो आप पढ़ा रहे हैं ना, उसमें तो वो एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं होती। और भाई आप पहलवान को, बॉडी बिल्डर को बिठाया हो और आप उसको फिजिक्स के लॉज पढ़ा रहे हो, तो माइंड कितनी कोई एनर्जी इस्तेमाल करता है, कितनी कोई एनर्जी इस्तेमाल करता है। वो जो उसके अंदर बेशुमार एनर्जी है, वो अपना इजहार चाहती है। याद रख लीजिएगा, हर ताकत अपना इजहार चाहती है। जमीन के अंदर इसकी चट्टानों में ताकत के खजीने छुपे हुए हैं और वो अपना इजहार चाहते हैं, और जब वो चुभन मारते हैं तो फिर आतिशफशां फटते हैं। हर ताकत, रूल है ये, नेचुरल फिनोमिना, हर ताकत अपना इजहार चाहती है, और ये कुदरत ने अता की हुई है ताकतें। लेकिन इजहार पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। इजहार पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, ये याद रखिएगा। कुदरत ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा हुआ है, लेकिन ये मोहब्बत किसके लिए है? ये अपनी माँ के लिए है, अपने बाप के लिए है, अपने बहन भाइयों के लिए है, और एक जीवन साथी है तो उसके लिए है। क्यों? मोहब्बत का जज्बा, ये अट्रैक्शन अंदर रखी है, लेकिन साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। देखो, इसका इजहार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए। और जितना मोहब्बत का इजहार इस्लाम बताता है अपने जीवन साथी के लिए, कोई मजहब नहीं बताता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए देखे कितनी, अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, यानी इस तरह का मामला है। हम तो अशीर भी नहीं है उस मामले का, और फिर बड़े दावे करते हैं जी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, ठीक है ना। तो बहरहाल हर ताकत अपना इजहार चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक ज़ाब्ता हयात, एक ज़ाब्ता इखलाक दिया गया। ये है इजहार का तरीका। वो बच्चा जिसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, अब उसको जब तक आप इजहार के तरीके नहीं देंगे जो उसने वक्त के साथ सीखने हैं, लेकिन एनर्जी अंदर बहुत ज्यादा है, अब आपने उसको मैनेज करना, अब आपने उसको मैनेज करना। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक 40 मिनट के पीरियड में, मुझे सुन रहे हैं, एक 40 मिनट के पीरियड में एक हमाम है पानी का, उसको एक नल लगा हुआ, एक टूटी लगी हुई है, जहां से एक सुराख है जहां से वो पानी निकल रहा है। उस आधे घंटे में उस हमाम ने खाली होना है।
अब आपके पास उस बच्चे के लिए अगर एक्टिविटी में सिर्फ 10 मिनट है तो 10 मिनट तक तो आप उस पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी एक जग रखा है तो जितना पानी गिर रहा है वो 10 मिनट में भर गया। अब आपके पास अगला जग ही नहीं है तो वो पानी क्या होगा, उस जग में से उबल उबल के बाहर आएगा और माहौल खराब करेगा। वैसे देखें उस पानी की अफादियत कितनी है, लेकिन जब आप उसको संभाल नहीं सकेंगे तो वो कीचड़ कर देगा, पूरा माहौल खराब करेगा। आपके पास ऐसे लेसन प्लान होने चाहिए जो उस एनर्जी वाले बच्चे को मसरूफ रख सके। मैं चूंकि आया हूं इस तरफ, इसके बावजूद आप फील करें तो फिर उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होगा, जो आप कुछ एक्सरसाइज कराते हैं किसी पीरियड में, तो वो एक्सरसाइज करवाकर उसको एग्जॉस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी तो उसकी सेहत के लिए अच्छी है ना, तो उसको एग्जॉस्ट किया जा सकता है। लेकिन याद रख लीजिएगा, अगर एक्सरसाइज आपने उस अकेले से करवाई, जैसे हमारे टीचर करवाते हैं, आ जाना काका बाहर, बन जा इधर मुर्गा, क्योंकि वो आराम से बैठ ही नहीं रहा ना, अब उसकी एनर्जी जाया होने लगी है। और मुर्गा बनने में बड़ी एनर्जी जाया होती है, याद रखें, बहुत एनर्जी जाया होती है। यहां आपने उसको कहा लगाओ 100 बैठ गए यहां पर, ये भी कह दिया, वो जो एनर्जी वाला बच्चा वो लगा जाएगा। लेकिन अगर किसी उस बच्चे को कह दिया जो बेचारा सेहत के एतबार से पहले ही पूरा पूरा था, रात को चढ़ेगा उसको बुखार, सुबह आएगा उसका बाप, और वो फिर मैनेजमेंट को जिस तरह का बुखार चढ़ाएगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लिहाजा ऐसे बच्चे को एक्सरसाइज तो करवानी है, फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, लेकिन क्लास के साथ उसे ये ना महसूस हो कि मुझे अकेले कोई जो है ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो लिहाजा जो भी एक्सरसाइज आपने करवानी है, जो भी एक्सरसाइज करवानी है वो आप करवाएं। ठीक है, 2 मिनट आपने क्लास को करवाई, तो अब आपने उसको लीडर बना दिया। हाँ जी, आओ जी, फरहान सामने आओ, अरसलान तुम भी आ जाओ। अब आपको पता है कि ये जबरदस्त, मुझे क्लास में बस यही 2 बच्चे पसंद आए। ये देखो, आपको करके बताते हैं किस तरह कर रहे हैं, तो अब आप उनसे, ठीक है, वेरी गुड, इस तरह कर दी, एक दफा फिर करो भाई, वेरी गुड, इसी तरह कर दी। लिहाजा उनको 2, 4, 5 मिनट में उन बच्चों को एग्जॉस्ट करवा दे, लेकिन एप्रिसिएशन के साथ, गैर महसूस तरीके से। ये मैं तो एक बात बता रहा हूं, जब आप अपने सीन में बैठे होंगे, अपनी क्लास में बैठे होंगे, आपको 100 तरीके नजर आएंगे। ठीक है ना, अगर खुदा ना खासा बच्चे के हाथ से ही पानी पीते हैं, ठीक है, तो फिर पानी लाने के लिए भी उसे भेज दीजिए। जब वो बेचारा सीढ़ियां नीचे उतर के या ऊपर चढ़ के पानी लाएगा तो कुछ ना कुछ तो एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह की जाए रजिस्टर दे आए नीचे, जाए वो फलां काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को ही ये निशाना नहीं बनाना, और भी एनर्जी के बंडल रखने वाले बच्चे मौजूद होंगे। ऐसे बच्चों की एप्रिसिएशन करें। ठीक है, एप्रिसिएशन ये कि उस बच्चे से हमेशा शिकायत ये होती थी हर रोज या दूसरे दिन तीसरे दिन कि वो बच्चों के ऊपर स्याही फेंकता है। अब आपने उसकी तरबियत करनी है, उसको बताना, बेटा देखो पेन का कवर कैसे खोलते हैं, ऐसे स्लो मोशन, ये जो हम खोलते हैं ना नॉर्मल, ये उसके लिए स्लो मोशन है। ठीक है ना, ऐसे खोल के ऐसे लगाकर फिर काम करना। खोलो जरा, तो वो खोलेगा, वो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आराम से। ठीक है, स्लो मोशन अंदाज, यानी ऐसे खोलना है कि ऐसे स्लोली स्लोली आपकी पिन बाहर आए, फिर आपने काम शुरू करना। तो आपने उसको सिखा दिया ना, उसके बाद उससे कभी अगर टेम्ड हो गया, ओ भाई टेम तो हम वो जंगल के शेर को कर लेते हैं, उसको कहते हैं नाच करके दिखाओ, वो नाचता है आपके सामने। हाथियों को
वो आपके सामने झुक के सलाम करता है। जानवरों को टेम किया जा सकता है, तो इंसान तो बहुत ज्यादा करता है। तो उसको टेम करना है, उसको ट्रेन करना है, ठीक है ना, जो जो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, आप उसको ये भी बता सकते हैं कि बेटा जब आप ये अंगड़ाई लेते हो ना, ठीक है ना, तो ये जब आप लेना चाहो तो बड़ी एहतियात करना कि ऐसे लेना है, ये ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो जब अंगड़ाई भी लेगा ना तो ये सुन पड़ेगा साथ। ठीक, तो ये चीजें जो जो आप उससे फील करें, उसको ट्रेन करें, वो फिर जब उसके ऊपर वो कंट्रोल पाले, वेरी गुड, वेरी गुड। ये अब उसने कवर खोलना सीखा ना आपके सामने, तो आपने उसकी एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन वो चीज है जो क्या करती है कि वो मकड़ा और जाला आपने सुना हुआ, ठीक है ना, उसमें क्या थी? खुशामद, एप्रिसिएशन। तो वो एप्रिसिएशन हर काम करवा जाती है, ठीक है। इंसान जो है वो तारीफ का भूखा है कि उसकी तारीफ की जाए, ठीक है। नो पनिशमेंट, सजा नहीं देनी। ये सजा से स्पाइल हो जाएगा, याद रख लीजिए। आपके पास मैं कहता हूं जो बेस्ट सोल्यूशन है, जब आपसे कुछ बन ना पड़े, रूल्स भी डिजाइन किए, सब कुछ किया, लेकिन ये बच्चा फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर वो नंबर 2 आइसोलेशन। आप अपने पीरियड में अपने पास बिठा लें, ठीक है। क्या करेगा फिर वो? कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। अब आपकी कमीज तो खींचने से रहा, ठीक है ना, तो पनिशमेंट नहीं देनी। ऐसा बच्चा जब स्पाइल हो जाता है तो फिर वो बड़े सख्त किस्म के बदले लेता। तो पनिशमेंट नहीं करनी, स्पाइल हो जाएगा। भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं लेगा, अच्छी रिपोर्ट्स नहीं देगा, उसके वालिदैन को इन्फॉर्म करें, उनको एतमाद में रखें कि ये प्रॉब्लम है, हम उसको फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कीजिए, लेकिन उसको स्पाइल नहीं करना। ये बात है मेरी। लीजिए जी, ये खत्म हुआ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये तो फिनिश हुआ।